हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों का डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो मैं आप लोगों का एग्रीकल्चर मेंटर आसिफ नवाज आज आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर के फर्स्ट सेमेस्टर में एग्रोनॉमी का सिलेबस आप लोगों को बता दिया गया है। एग्रोनॉमी में क्या क्या हमें पढ़ने हैं वो सारी चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस कर ली गई है। तो आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी। जो कोर्स कोड क्या था, 111 था। फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट कोड फर्स्ट हमने बताया था क्या कि AGR 111 है ना। तो आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी। उनका ये क्या है, कोर्स कोड है। क्या है ये, उनका कोर्स कोड होता है ये। तो ये हम स्टार्ट करने वाले हैं आज। चलिए, सिलेबस आप लोगों को बता दिया गया है कि क्या क्या हमें पढ़ना है फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी में। तो यूनिट फर्स्ट क्या है, एग्रोनॉमी एंड इट्स स्कोप। ठीक है, ये हमें पढ़ने हैं आज। ये यूनिट 1 का सिलेबस है। क्या यूनिट 1 में है, हम लोगों को क्या पढ़ना है, एग्रोनॉमी एंड इट्स स्कोप। तो चलिए हम लोग अब क्या करते हैं, इसे स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए, ये आप लोगों का क्या है, आज फर्स्ट लेक्चर है। ये बीएससी एग्रीकल्चर के फर्स्ट सेमेस्टर में एग्रोनॉमी का ये फर्स्ट लेक्चर है यूनिट 1 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बेसिकली क्या है, यहाँ सिलेबस आप लोगों को फर्स्ट यूनिट लिखा गया है, एग्रोनॉमी एंड इट्स स्कोप, कृषि विज्ञान और इसका दायरा। ठीक है, आप लोगों को फुल्ली बाइलिंगुअल लेके चलूंगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो या तो बायो बैकग्राउंड से हैं या तो मैथ बैकग्राउंड से हैं, और आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम से अब आप आए हो बीएससी एग्रीकल्चर करने। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप डीएनएस से पढ़ रहे हो, आपको कोई भी दिक्कतें नहीं आएंगी आपको यहाँ से पढ़ने पे, क्योंकि फुल्ली बाइलिंगुअल आप लोगों के लिए कोर्स लाया गया है बीएससी एग्रीकल्चर का। आप देख रहे हो कि जितने इंग्लिश है उससे ज्यादा हिंदी है, देख रहे हो ना, इंग्लिश से ज्यादा आपको यहाँ पे हिंदी दिख रहा होगा, है ना। हिंदी कठिन है भी, जब आप पढ़ोगे यहाँ मेरे से तो आपको हिंदी कठिन लगेंगे भी, क्योंकि मुझे भी हिंदी कठिन लगता है। ओके, आपको भी हिंदी कठिन लगने चाहिए इंग्लिश पढ़ने के बाद। आप क्या करोगे, धीरे धीरे फर्स्ट सेमेस्टर में, चलो ठीक है, आपको हिंदी भी समझना है, इंग्लिश भी समझना है, बट आपको एग्जाम में क्या करना है, ज्यादा कोशिश कीजिएगा हिंदी पढ़ते पढ़ते इंग्लिश आपको सीख जाने हैं। आप इंग्लिश में पेपर लिखोगे, इंग्लिश में लिखते 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 क्या हो जाएगा, आप लोगों का प्रैक्टिस बन जाएगा इंग्लिश में पेपर लिखने से। होता क्या, जब आप हिंदी में पेपर लिखोगे ना तो उसमें ज्यादा टाइट पेपर चेक होता है। आप थोड़ा सा हिंदी मिस्टेक करोगे, नंबर सॉलिड कर जाएंगे। इंग्लिश में इज, आर, एम ये सब मैटर नहीं करता है, आप कुछ भी लिखो वहां पे, है ना, तो वहां पे मैटर नहीं करता। इज, आर, एम छूट भी गया तो मिस्टेक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, चलता है। बट आप हिंदी में कर दोगे, उनका जाता है जाति ही कर दोगे, तो फिर तो वो स्पेलिंग पुलिंग चेंज हो गया उनका। तो हिंदी में नंबर अच्छे खासे कट जाते हैं अगर आप हिंदी में पेपर लिखोगे। इसलिए आपको क्या करना है, हिंदी पढ़ते पढ़ते कब इंग्लिश आपको सीख जाना है ये आपको पता नहीं चलने दूंगा। और फर्स्ट सेमेस्टर में आपको, चलिए मैनेज कीजिए हिंदी इंग्लिश। आगे आपको क्या करने हैं कि आपको इतना पकड़ बनाना है इंग्लिश पे कि आपको हिंदी की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, चलिए आप स्टार्ट करते हैं। एग्रोनॉमी एंड इट्स स्कोप, ये क्या हम लोगों का फर्स्ट यूनिट है, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो ये जानिए कि एग्रीकल्चर क्या है। एग्रीकल्चर क्या है, कृषि है। कृषि कहते हैं जो हम खेती करते हैं गांव घर में, उसी को हम क्या कहते हैं, कृषि कहते हैं। लेकिन जब हम पढ़ने जाते हैं तो उसे हम एग्रीकल्चर कहते हैं। तो एग्रीकल्चर क्या है हमारा, एग्रीकल्चर लेटिन वर्ड है। ओके, लेटिन वर्ड है। ये लेटिन के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है एग्रोस, एग्रोस, और दूसरा शब्द है कल्चर। एग्रोस मीन्स क्या होता है, सॉइल या लैंड कहेंगे। कल्चर मीन्स क्या होता है, कल्टीवेशन करना। ओके, ये लेटिन के दो शब्दों से मिलकर बना है, एग्रोस प्लस कल्चर। एग्रोस मतलब सॉइल या लैंड होता है, एंड कल्चर मीन्स क्या होता है, खेती करना। यानी कि जिस भूमि पे, जिस जमीन पे हम खेती करते हैं उसे, उसका अध्ययन हम किस में करते हैं, किस ब्रांच में करते हैं, तो एग्रीकल्चर में करते हैं। ओके, तो एग्रीकल्चर बेसिकली हम यहाँ समझेंगे कि एग्रीकल्चर जो करते हैं साइंटिफिक मेथड होता है, एक आर्ट मेथड होता है, कला। साइंटिफिक मेथड क्या है कि पूरे सिस्टमेटिक वे में जो साइंटिफिक मेथड है उनके अकॉर्डिंग अगर हम खेती करते हैं तो उसे हम साइंटिफिक मेथड कहेंगे। एक होता है ट्रेडिशनल मेथड, मेरे दादाजी खेती करते थे। मेरे दादाजी कैसे सीखे खेती करने, तो उनके जो फादर थे
वो उनसे वो सीख गए खेती करने के लिए, टिलेज ऑपरेशन करने के लिए, जुताई करने के लिए। उनके पूर्वज जैसे जुताई करते थे, 2 बैल होता था, ओके, मेल बुल होता था, उनमें काट लगा होता था, है ना, जिसे हल कहते हैं। तो उनसे वो लोग जुताई करते थे, उनको कोई साइंस की जरूरत नहीं पड़ी, वो लोग देखते देखते सीख गए, है ना। और रियल मानिए तो ओरिजिनल जो जो किसान है वो सबसे बड़े साइंस है। हम अगर उनको सिखाने जाएंगे तो वो क्या करेंगे कि वो कहेगा कि आपसे ज्यादा हम अनाज उपजा लेते हैं आपके साइंटिफिक मेथड से। बात भी सही है। रीजन क्या है ना, साइंटिफिक मेथड से हम करने जाएंगे तो हमें बहुत ज्यादा लागत लगाने पड़ेंगे, फार्म मशीनरी हमको यूज करना पड़ेगा। उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो ट्रैक्टर खरीदे, सीड बेड के लिए, सीड सोइंग करने के लिए ड्रिल मशीन खरीदे, वो तो इतना उनके पास तो सोर्स है नहीं, सोर्स ऑफ इनकम है नहीं। तो उनका जो ट्रेडिशनल मेथड है 5 कुंटल हो रहा है, सफिशियंट है उनके परिवार के लिए, उनके परिवार जीवित हैं, खा रहे हैं, है ना। तो ये उनका ट्रेडिशनल मेथड है जो वो अपने पूर्वज से सीखे। तो एग्रीकल्चर क्या है कि साइंटिफिक मेथड और आर्ट जो उनके एंसेस्टर से उन्होंने सीखा। हम जो किसान को देख रहे हैं खेती करते हुए, ये क्या है कि हम एक एक्सपीरियंस ले रहे हैं। अच्छा, इस तरह वो जुताई किया तो पानी खेत में नहीं लग रहा है, पौधे अच्छा जर्मिनेट कर रहे हैं, मतलब उग रहे हैं। तो ये क्या है कि हम जो देख कर सीखे, एक्सपीरियंस गेन किए। बट साइंस क्या है, हम पढ़कर जानते हैं, सीखते हैं, इसलिए आज हम पढ़ने आए हैं। ओके, तो चलिए देखिए, साइंस साइंटिफिक मेथड के अकॉर्डिंग सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज विच कैन बी प्रोवाइड विद फैक्ट्स एंड वेरीफाइड विद एक्सपेरिमेंट। व्यवस्थित रूप से व्यवस्था ज्ञान का भंडार जिसे तथ्यों के साथ सिद्ध किया जा सकता है और प्रयोगों के साथ सत्यापित किया जा सकता है। ये क्या है, साइंटिफिक मेथड है, समझ गए। और ये फिर आर्ट क्या है कि द नॉलेज एंड क्रिएटिविटी विच इज आइदर इनहेरेंट और एक्वायर्ड, ओके, एक्वायर्ड थ्रू एक्सपीरियंस, यानी हम अपने एक्सपीरियंस के थ्रू जो हम नॉलेज गेन करते हैं उसे हम आर्ट कहते हैं। ज्ञान और रचनात्मक जो या तो अंतर्निहित या अनुभव के माध्यम से क्या होती है, जांची गई है। तो एग्रीकल्चर क्या है कि साइंटिफिक मेथड से हम सीखेंगे जो हम बीएससी एग्रीकल्चर करने आए हैं, और जो आर्ट हमारे एंसेस्टर अपने एक्सपीरियंस से सीखे हैं, अपने पूर्वजों को देखकर सीखे हैं। तो ये आपके एग्जाम में आता नहीं है। बेसिकली हमें समझना है कि एग्रीकल्चर क्या है। अभी आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, आप लोगों को बहुत सारी चीजें, बहुत सारे टर्मिनोलॉजी, है ना, बहुत सारे ऐसे शब्द मिलेंगे आपको जो आप फर्स्ट टाइम देखोगे और उसे आप जब समझोगे सही से नहीं तो आप फिर हवा जाओगे। हवाना मतलब कहते हैं ना, एग्जाम में क्या होता है जब पढ़ के नहीं जाते हैं तो हमें दिन में तारे नजर आते हैं। और आपको अगर ये बात अभी तक एहसास नहीं हुआ है तो जब आप सेमेस्टर का पेपर दोगे तो जो चीज आप पढ़ के नहीं जाओगे, सिलेबस कवर अप नहीं करके जाओगे, तो आप बैठ के सोचोगे, ऐसे ऐसे बाल करोगे, ऊपर देखोगे, तो ये क्या होता है कि दिन में तारे नजर आना। तो ये चीज नहीं करने हैं हम लोगों को। क्या करना है कि पूरा सिलेबस कवर अप करके जाना है, समझ गए। चलिए, समझ गए आप लोग। एग्रीकल्चर लैटिन वर्ड है, 2 लैटिन शब्दों से मिलकर बना है। आपके सेमेस्टर में आ भी जाते हैं कि एग्रीकल्चर कौन सा वर्ड है, समझ गए ना। तो जो जो चीज पॉइंट आउट करते जाऊंगा आपको अभी से उन बातों पे ध्यान रखने हैं। और आपके सेमेस्टर में वहां से क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, या तो फिल इन द ब्लैंक्स होंगे या तो मैच द फॉलोइंग होगा। मैच द फॉलोइंग होने की चांसेस ओनली 10%, फिल इन द ब्लैंक्स होने की चांसेस 90%। क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स इसलिए दिया जाता है ताकि पता चले कि आपको याद है या नहीं। मैच द फॉलोइंग में तो कोई भी मिला देगा। ओके, आप लोग एक मीम्स देखे होंगे, एक मीम्स आया था, ABCD एग्जाम के टाइम में आ जाता है ना। जब आपका सेमेस्टर पेपर आएगा तो आपके एग्जाम के टाइम में भी ये मीम्स खूब वायरल होंगे, आपके कुछ फ्रेंड्स वायरल करेंगे। वो क्या करता है, ऐसे, समझ गए, ऐसे पता नहीं चलता है ना कि ए का कौन है, बी का कौन है, सी का कौन है। तो आपके भी जब सेमेस्टर पेपर आएंगे आपके दोस्त लोग ये मीम्स वायरल करेंगे। तो ये काम नहीं करना है, इसीलिए वो लोग मैच द फॉलोइंग देते भी नहीं है। 90% केस में फिल इन द ब्लैंक्स आता है, एका दुका सब्जेक्ट में फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, सॉरी मैच द फॉलोइंग आता है। क्योंकि उनको पता है बच्चे खुरापात हैं हमारे, वो क्या करेंगे, अपना कारनामा करके जाएंगे। चलिए आगे हम जानेंगे ब्रांचेज ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि की शाखाएं। कृषि में कितने शाखाएं होती हैं ये हम जानेंगे, कौन कौन से ब्रांचेज हमें पढ़ने होते हैं वो हम जानेंगे। तो पहला क्या है, एग्रोनॉमी, जिसे कहते हैं सस्य विज्ञान। फिर हॉर्टिकल्चर, उद्यान विज्ञान।
एग्रोनॉमी में बेसिकली क्या है, एग्रोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस विच डील्स विद प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ सॉइल, वाटर एंड क्रॉप मैनेजमेंट। एग्रोनॉमी में हम ये सीखते हैं कि जो फसल हम खेत में लगाए हैं उनमें कब और कैसे कितना पानी का क्या करना है, उनको पानी सप्लाई करना है, ओके, कितना इरिगेशन करना है। उसके बाद हम ये जानते हैं कि कितना फर्टिलाइजर किस टाइम में कब अप्लाई करना है, और कब अगर पानी ज्यादा इरिगेशन हो गया, सिंचाई ज्यादा हो गया, सिंचाई का कोई सोर्स नहीं है, हमारी जो भूमि है वो अंडुलेटेड है। अंडुलेटेड क्या होता है, इस टाइप की भूमि, उबड़ खाबड़, तो हम कैसे ड्रेनेज करें। ड्रेनेज क्या होता है, आर्टिफिशियल रिमूवल ऑफ वाटर, हम अपने फील्ड से पानी को किस प्रकार रिमूव करें, इसे हम क्या कहते हैं, ड्रेनेज कहते हैं। समझ गए, तो इसे हम क्या कहेंगे, ड्रेनेज कहेंगे। तो ये सारी चीजें हम किस में सीखते हैं, तो एग्रोनॉमी में सीखते हैं। ये सारी चीजें एग्रोनॉमी में सीखी जाती हैं। चलिए, उसके बाद आता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या, उद्यान विज्ञान। जितने भी फल हैं, जितनी भी सब्जियां हैं, जितने भी फ्लावर्स हैं, जितने भी मेडिसिनल प्लांट हैं, ओके, जितने भी एरोमेटिक प्लांट है, सभी क्षेत्रों का अध्ययन, जितने भी हमने आपको बताया, फल विज्ञान, इसे पोमोलॉजी कहते हैं, सब्जी विज्ञान क्या कहते हैं, जल्दी बताइए। सब्जी विज्ञान, आप लोग एंट्रेंस क्रैक करके आए हो तो ये सारी चीजें पता होंगी। सब्जी विज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं, फल विज्ञान को तो पोमोलॉजी कहते हैं, सब्जी विज्ञान को जल्दी नहीं पता ना, भूल गए। क्योंकि होता है, हम लोग क्या करते हैं ना, एंट्रेंस के टाइम में 1 महीने इतने बेहतरीन तरीके से पढ़ते हैं, सारी चीजें हम लोगों को क्या होता है, याद होता है। और एंट्रेंस के देखो क्या, लंबा सांस लेते 2 महीने घूम फिर के आते हैं, देखा जाएगा फिर जब पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। बहुत गलत बात है। आप इस तरह पढ़ाई कीजिए कि आपको याद रहे, ये सब बेसिक टर्म है। और आपको जब हॉर्टिकल्चर पढ़ाया जाएगा तो सबसे पहले यही स्टार्ट किया जाएगा कि पोमोलॉजी में हम क्या करते हैं, फल विज्ञान का अध्ययन करते हैं। समझ गए, फ्लोरिकल्चर में हम क्या करते हैं, पुष्प विज्ञान का अध्ययन करते हैं। समझ गए। फिर है सॉइल साइंस। सॉइल साइंस मृदा विज्ञान, एग्रीकल्चर में हम लोग सॉइल साइंस के बारे में पढ़ेंगे। क्रॉप फिजियोलॉजी, फसल कार्यकी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, अनुवांशिकी एंड पादप प्रजनन, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक, कृषि अर्थशास्त्र, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, कृषि विस्तार। फिर एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी, कृषि कीट विज्ञान, इसमें कीट के बारे में अध्ययन किया जाता है। प्लांट पैथोलॉजी, पादप रोग, जो पौधों में रोग लगते हैं। ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस, जो पश्चिम बंगाल में 1943-44 में आया था, जिसमें लगभग 30 से 40 लोग भूखमरी से मर गए थे, अकाल आया था। सारे के सारे जितने भी धान्य फसल थे, जितने भी धान के फसल थे, सब खराब हो चुका था। तो इससे क्या हुआ था, लगभग 40 लाख लोग भूख से मर गए, भूखमरी से, चावल उपजा ही नहीं। तो ये सारे यानी जितने भी पादप रोग हैं, इसमें अध्ययन करते हैं। प्लांट पैथोलॉजी में हम लोग उनका अध्ययन करते हैं। उसके बाद है एग्रो फॉरेस्ट्री, उसके बाद है एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं एपीकल्चर, ओके, ये इसी का ब्रांच है, इसको ए कर लीजिए, इसको बी कर लीजिए। माइक्रोबायोलॉजी में इसका हम अध्ययन करते हैं एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन के बारे में जानेंगे। एंड है सेरीकल्चर, रेशम उत्पादन कैसे किया जाता है, ये हम एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी में जानते हैं। ये सारे ब्रांचेज किसमें आते हैं, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में इतने सारे ब्रांचेज आते हैं जो आपको बीएससी एग्रीकल्चर के टोटल 8 सेमेस्टर में आप लोगों को पढ़ना है। 4 ईयर का कोर्स है और 4 साल में, 1 साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, तो 4 साल में आप लोगों को टोटल 8 सेमेस्टर पढ़ने हैं और इतने सारे सब्जेक्ट आपको कवर करने हैं। समझ गए। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, एग्रोनॉमी पढ़ेंगे। एग्रोनॉमी हम लोग स्टार्ट किए हैं, फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी। समझ गए। चलिए, तो एग्रोनॉमी क्या है, सस्य विज्ञान है। तो द टर्म एग्रोनॉमी इज ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड एग्रोस। तो जिस शब्द को अभी से अंडरलाइन करते जाऊंगा, उनको आप क्या करना है, ध्यान रखना है। तो एग्रोनॉमी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो एग्रोस शब्द से, सॉरी, एग्रोनॉमी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, ग्रीक वर्ड से। ग्रीक वर्ड कौन से, एग्रोस, जिसका मीन्स क्या होता है, फील्ड, एंड नोमस, ये क्या है, नोमस है। नोमस का अर्थ क्या होता है, मैनेज करना। यानी कि हम फील्ड को किस प्रकार मैनेज करते हैं फसल लगाने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, एग्रोनॉमी कहते हैं। यानी कि फील्ड को हम किस प्रकार मैनेज करें, फील्ड को एक समतल में रखें, जो अंडुलेटेड लैंड है
उबड़ खाबड़ वाली सतहें हैं उनको हम क्या कर दें, एक बराबर टिल्लेज ऑपरेशन करके एक बराबर समतल में ला दें, तब हम फसल लगाएं। वो सारी चीजों का अध्ययन किसमें करते हैं हम, तो एग्रोनॉमी में करते हैं। आइए आगे देखते हैं। Thus the agronomy may be defined as the branch of agriculture science which deals with principle and practice of soil water and crop management। soil water मैंने आपको बताया था कि एग्रोनॉमी में हम क्या करते हैं, किसका मैनेजमेंट करते हैं, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ सॉइल वाटर एंड क्रॉप मैनेजमेंट। याद रखिएगा, अगर आप बस इतना भी याद रखिएगा ना कि एग्रोनॉमी में हम क्या करते हैं, तो प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ सॉइल वाटर एंड क्रॉप मैनेजमेंट, तो आपका काम बन जाएगा। एग्रोनॉमी का डिफिनेशन हो गया, एकदम आसान सा। एग्जाम में आपके आते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर का जब आपका पेपर होगा, मिड टर्म हो या इंटर्म हो, तो आपके एग्जाम में लिखने आता है डिफाइन द एग्रोनॉमी। तो एग्रोनॉमी क्या है, एग्रोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में कितने ब्रांच आते हैं आपको पीछे बता दिया गया है, तो एग्रोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, समझ गए। उसके बाद आप क्या कीजिएगा कि दैट डील्स विद प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ सॉइल वाटर एंड क्रॉप मैनेजमेंट। हो गया, एग्रोनॉमी का डिफिनेशन कंप्लीट हो गया, समझ गए। और एग्रोनॉमी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, ग्रीक वर्ड से हुई है। कौन से शब्द से हुई है, तो एग्रोस। एग्रोस मीन्स क्या होता है, फील्ड। नोमस मीन्स क्या होता है, मैनेज करना, फील्ड को मैनेज करना, वही लिखा हुआ है। एग्रोनॉमी शब्द ग्रीक शब्दों से लिया गया है। एग्रोस का अर्थ है क्षेत्र और नोमस क्या, नोमस, नोमस का अर्थ है प्रबंधन करना, यानी कि जो मृदा का क्षेत्र है, मृदा, ओके, जो मृदा का क्षेत्र है उसे किस प्रकार, उनका किस प्रकार हम प्रबंधन करें, इस प्रकार कृषि विज्ञान को कृषि विज्ञान की शाखा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो मिट्टी, पानी और फसल प्रबंधन के सिद्धांतों और प्रथाओं से संबंधित है। आप मुझे ये बताइए, आपको इंग्लिश समझने में ज्यादा आसान लगा या हिंदी समझने में? समझ गए आप लोग कि आप लोगों को क्या समझने में ज्यादा आसान लगा, किसको डिफाइन करना ज्यादा आसान है? समझ रहा हूं आप लोग थोड़ा सा अभी कच्चे हो इंग्लिश में, कोई हड़बड़ी नहीं है। आपके अभी पेपर होने में नवंबर दिसंबर में आप लोगों का क्या होगा, फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर होगा, काफी टाइम है। आप लोग अभी से थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करिए, इंग्लिश में टूटी फूटी इंग्लिश लिखिए, लेकिन लिखने का कोशिश कीजिए। आप जब इंग्लिश लिखोगे ना, देखो कितना आसान है। एग्रोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर दैट डील्स विद प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप वाटर एंड सॉइल मैनेजमेंट, आगे पीछे हो सकता है, नथिंग मैटर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ, आप सॉइल को पीछे कर दो, वाटर को आगे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। वाटर एंड सॉइल एंड क्रॉप मैनेजमेंट, नथिंग, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन लिखने के लिए आपको आना चाहिए, ठीक है। सॉइल वाटर एंड क्रॉप मैनेजमेंट एक सिस्टमेटिक वे में लगता है, आपको पढ़ने में भी मजा आ रहा होगा, सॉइल वाटर एंड क्रॉप मैनेजमेंट, ओके। तो एक सिस्टमेटिक वे में जब आप पढ़ोगे, हाँ, और ऐसा भी नहीं है कि जो हिंदी यहाँ लिखाया गया है, ये हिंदी क्या है, एकदम शुद्ध हिंदी है। कहते हैं ना कि ये लड़का तो एकदम शुद्ध हिंदी बोलता है, क्या हिंदी बोलता है, इसके जैसा कोई हिंदी बोलता ही नहीं है। ऐसा कोई हिंदी बोले तो वो क्या हो कि मानिए पंडित हो जाए, ज्ञाता हो जाए हिंदी के। इतना प्योर हिंदी बोलना इतना भी जरूरी नहीं है, इतना प्योर हिंदी भी नहीं बोलना है, ठीक है। तो मैंने आपको जो हिंदी में समझाया कि एग्रोनॉमी शब्द आप ऐसे लिख सकते हो, एग्रोनॉमी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द से हुई है, एग्रोस जिसका अर्थ है मृदा क्षेत्र, नोमस का अर्थ है प्रबंधन करना, ओके। यह एग्रीकल्चर, समझ गए, यह एग्रीकल्चर की शाखा है जिसके अंतर्गत हम मृदा, पानी और फसल उत्पादन के प्रबंधन के बारे में हम लोग सीखते हैं। तो ये हमने जो अभी आपको हिंदी बोला, ये क्या है, जनरल हिंदी है, और सही भी लगा, सुचारू रूप से सही भी लगा। आप लिखोगे तो आपको जितने नंबर के होंगे, दो बेसिकली 1 से 2 नंबर में आते हैं, उससे ज्यादा का उम्मीद मत रखिएगा। 1 नंबर के डिफिनेशन इसमें आएंगे या 2 नंबर में आएंगे। 2 नंबर में तो रेयर कैसी है, 1 नंबर में ही ये क्वेश्चन आते हैं एग्रोनॉमी को डिफाइन करने के लिए, क्योंकि बहुत छोटा है। क्योंकि आप बीएससी करने आए हो, तो बीएससी करने का अर्थ क्या है कि अब आप जो है वो हाई स्कूल से आप आ गए हो, आप किसमें ग्रेजुएट होने आए हो। तो इसमें क्या है कि थोड़ा सा अच्छे से डिफाइन करने के लिए मांगता है। हम वो चीज आप पीछे छोड़ के आ गए जो छोटा छोटा डिफिनेशन होता था, उस टाइम में वही भारी लगता है, लेकिन अब वो चीज हल्का लगेगा। जो जो हम अपर क्लास में जाते हैं, जब आप नर्सरी में थे तो आपको ABCD भी याद नहीं होता होगा, फिर आप 1 में आए तो आपको नर्सरी का चीज अभी तक याद है,
आसान भी लगता है। मुझे तो आसान लगता है कि 10th कितना आसान था, मैं पढ़ता नहीं था। 10th उस टाइम में पढ़ना बहुत भारी लगता था कि यार कितना भारी है पढ़ाई, ऐसा लगता था। और अब आप सोचो, आपको क्या जो 12th पास आउट हो, क्या 12th आपको भारी लगता है? नहीं लग रहा होगा। अभी आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, आपको फर्स्ट सेमेस्टर में टोटल 10 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। और जब आप 12th कर रहे होगे कितने सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे आप? 5 सब्जेक्ट ज्यादा से ज्यादा, एक ऑप्शनल होगा तो 6 सब्जेक्ट होगा। 5 सब्जेक्ट पढ़ने में नानी दादी याद आ जाता था, लेकिन अब आपको 10 सब्जेक्ट पढ़ने हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। तो एग्रीकल्चर जो ये सोच के लिए थे, चलो एग्रीकल्चर है देख लेंगे, वो चीज नहीं है। एग्रीकल्चर आपको देख लेगा। अगर आप एग्रीकल्चर को देखोगे तो एग्रीकल्चर फिर आपको देख लेगा फर्स्ट सेमेस्टर में ही। तो देखना नहीं है, पढ़ाई करनी है, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा सिलेबस है, बहुत वास्ट सिलेबस है। डिजाइन करने में टाइम लग गया काफी, इसे बायलिंगुअल बनाने में। मैंने आपको बताया कि इतने लेट से आने का सिंपल सा एक ही कारण था कि आप लोगों को सारी चीजें बायलिंगुअल दी जाए, है ना। तो आपको कोई दिक्कत ना आए उसके लिए पूरी टीम तैयार होकर आई है, पूरा बायलिंगुअल लेके आई है आप लोगों के लिए। आप लोगों का बस क्या करना है, पढ़ाई करना है। चलिए आगे आइए हम देखते हैं। इन अ ब्रॉडर ऑफ सेंस, एग्रोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस विच डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस क्रॉप्स विच इंक्लूड फूड क्रॉप्स, फॉडर क्रॉप्स एंड शुगर, ऑयलसीड etc। ये आपका पहला डिफिनेशन है और ये आपका सेकंड डिफिनेशन है। इसको आप यहाँ और करके लिख लेना। आई थिंक आपको पहला डिफिनेशन ज्यादा बेस्ट लग रहा होगा। होता क्या है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, पता है ना। जो पहले बार में आपके दिमाग में घुस जाती है जो बातें, फिर दूसरी बातें आपको छोटा ही क्यों ना हो वो घुसाया जाएगा तो आपको थोड़ा टफ लगेगा। तो ये सेकेंड डिफिनेशन है कि जो एग्रोनॉमी है वो क्या है, ब्रॉड सेंस में है, और ये क्या है, एग्रीकल्चर की शाखाएं हैं। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं प्रोडक्शन ऑफ वेरियस क्रॉप, यानी कि विभिन्न प्रकार के फसल उत्पादन के हम अध्ययन करते हैं। और कौन कौन से फसल के, तो फूड क्रॉप्स, अनाज वाली फसलों के बारे में, फॉडर क्रॉप्स, चारे वाली फसलें, शुगर क्रॉप्स को हम क्या कहेंगे, तो शुगर क्रॉप्स को चीनी वाली क्रॉप्स कहेंगे, एंड ऑयल सीड, तेलहनी फसलों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो ये पहला डिफिनेशन था, ये सेकंड डिफिनेशन है। और मोस्ट प्रोबेबली आप क्या कीजिएगा, सेकंड याद करने में मत रहिएगा कि 2 लाइन का याद कर लें, ऊपर वाला मात्र 2.5 लाइन का है, ये सफिशियंट है, ये मोस्ट एक्सेप्टेबल है। ठीक है, 99% आप यही लिखिएगा, सेकंड वाला आप मत लिखिएगा, ठीक है। क्योंकि सारे एग्जाम में जितने भी बुक्स होंगे सभी जगह एग्रोनॉमी का डिफिनेशन यही लिखा जाता है। ओके, चलिए आगे आइए देखते हैं हम लोग कि रोल ऑफ एग्रोनॉमी अब क्या है। ये हमारा हेडिंग हो गया, जो ऊपर ये लिखा होगा ना वो आप लोगों का हेडिंग लाइन होगा, उसके अंतर्गत हम सारी चीजें पढ़ेंगे। तो जो हेडिंग लाइन है, रोल ऑफ एग्रोनॉमिस्ट। ओके, एग्रोनॉमिस्ट किसे कहते हैं, जो जैसे डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर क्या करते हैं, हमें ठीक करते हैं, हमें फीवर आ गया तो डॉक्टर हमें क्या करते हैं, सही करते हैं, मेडिसिन दिए। अब कोई ज्यादा जरूरत पड़ गई तो हमें एडमिट भी होना पड़ता है, वही काम है एग्रोनॉमिस्ट का। ये एग्रोनॉमी के डॉक्टर हो गए, ठीक है, जो एग्रोनॉमी से ICAR JRF के थ्रू PG क्वालिफाई करते हैं। ओके, तो उनको PG पहले तो JRF करते हैं, जूनियर रिसर्च फेलोशिप किए, वो PG उनका कंप्लीट हो गया, MSc मास्टर्स, उसके बाद वो क्या करते हैं, SRF देते हैं, ठीक है, सीनियर साइंटिस्ट रिक्वायरमेंट। ओके, वो क्या होता है, SRF होता है, SRF साइंटिस्ट रिक्वायरमेंट होता है, ठीक। तो इनके लिए फिर वो क्या करते हैं, एग्रोनॉमी से वो PhD करते हैं, ठीक है। तो उनको कहा जाता है कि ये क्या है, एग्रोनॉमिस्ट है, मतलब एग्रोनॉमी के डॉक्टर वो कहलाएंगे। जैसे जो डॉक्टर होते हैं उसी तरह मान लीजिए कोई साइकोलॉजिस्ट होता है, जो साइकोलॉजी का अध्ययन क्या हुआ होता है, मनोविज्ञान, है ना, मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट को कहेंगे, उसी तरह एग्रोनॉमिस्ट होता है। तो एग्रोनॉमिस्ट के रोल क्या होते हैं वो हम जानेंगे, एग्रोनॉमिस्ट का क्या वर्क होता है, वो क्या योगदान देते हैं, वो आइए समझते हैं। तो एग्रोनॉमिस्ट इज अ साइंटिस्ट, मैंने बताया ना ये क्या होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, डॉक्टर होते हैं। एग्रोनॉमिस्ट इज अ साइंटिस्ट हु इज डीलिंग विद द स्टडी ऑफ प्रॉब्लम, किसके बारे में, प्रॉब्लम के बारे में वो स्टडी करते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन में अगर कोई बाधाएं आ रही है तो उनके बारे में वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। एडप्टिंग practices of better field crop production and soil management to get high yield and income। तो जो एग्रोनॉमिस्ट हैं वो बताते हैं
कि अगर फसल उत्पादन में किसी भी प्रकार की कोई समस्याएं आ रही है, अधिक उत्पादन नहीं मिल रहा, अधिक उपज नहीं मिल रहा, तो उनके निराकरण के लिए, उनको उन परेशानी से दूर करने के लिए किनका जो है वो मदद ली जाती है, तो एग्रोनोमिस्ट का। ओके, ये उनका काम होता है। मैं आपको जो सरल हिंदी में सिखा रहा हूँ आपको समझना है। मैंने जो इंग्लिश बताया उसके बाद एक अपना हिंदी बताया, तो आपको इस हिंदी को समझना है। हो सके तो आप जब फेयर करोगे, आप नोटबुक बनाओगे, तो अगर ये हिंदी आपको टफ लगे तो मैं जो एक टूटी फूटी हिंदी बोल रहा हूँ तो आपको वही हिंदी को लिखना है। किसके लिए? समझने के लिए। लेकिन हिंदी में पेपर नहीं देना है, पेपर इंग्लिश में ही देना है। हम हिंदी लिखें समझने के लिए, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, समझने के लिए कि सर क्या बताए थे, क्या समझाए थे। लिखना इंग्लिश में ही है। एक लाइन लिखिए इंग्लिश में लिखिए, टूटी फूटी लिखिए इंग्लिश में लिखिए। समझ गए? चलिए, हिंदी क्या होता है? कृषि विज्ञानी एक वैज्ञानिक है जो उच्च उपज और आय प्राप्त करने के लिए बेहतर खेत, फसल उत्पादन और मिट्टी प्रबंधन की प्रथाओं को अपनाकर फसल उत्पादन की समस्याओं का अध्ययन कर रहा है। समझ गए? आइए फिर सेकंड इनका वर्क क्या है? एग्रोनॉमिस्ट इज द की पर्सन इज द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सिस्टम हु practically implement or recommended the time, dose and method of application or technology developed by all the other disciplines of agriculture. एग्रीकल्चर में जितने भी डिसिप्लिन है उनमें से एग्रोनॉमिस्ट का वर्क होता है कि ये टाइम रिकमेंडेड करते हैं कि किस टाइम में आपको अपने फसल को क्या करना है, इरिगेशन देना है। क्रिटिकल स्टेज क्या होते हैं आप लोगों को एंट्रेंस टाइम में आप लोगों को बताया गया था, सभी फसलों का क्या बताया गया था? क्रिटिकल स्टेज, है ना। जैसे गेहूं का क्रिटिकल स्टेज क्या है? CRI, क्राउन रूट इनिशिएशन कब आता है? तो 20 से 22 दिनों पे आता है। तो उस स्टेज पे उनको पानी तो देना ही देना है। राइस में बूटिंग स्टेज बताया गया आप लोगों को। वही शुगर कैन में फॉर्मेटिव स्टेज में हम लोग क्या करते हैं? उनको इरिगेशन देते हैं। तो वो सारी चीजें हम किसमें किनसे सीखते हैं? तो एग्रोनॉमिस्ट से। एग्रोनॉमिस्ट हमें बताता है कि हमें किस टाइम पे कितना डोज और कौन से मेथड से हमें क्या करना है, उनमें इरिगेशन करना है, फर्टिलाइजर देना है, कब उनकी कटाई करनी है, कब मड़ाई करनी है। ये सारी चीजें किनका काम है? एग्रोनॉमिस्ट का बताना। कृषि विज्ञानी कृषि उत्पादन प्रणाली का प्रमुख व्यक्ति है जो कृषि के अन्य सभी विषयों द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के समय खुराक और विधि को व्यवहारिक रूप से लागू करता है या सिफारिश करता है। समझ गए? अब आगे जो रोल है एग्रोनॉमिस्ट का वो समझिए। एग्रोनॉमिस्ट इज द पर्सन हु ट्राइज टू फाइंड द आंसर ऑफ क्वेश्चन लाइक, ये इंपॉर्टेंट है, व्हेन एंड हाउ टू प्लाउ अ फील्ड, व्हेन एंड व्हाट टू सॉ इन द फील्ड, व्हेन एंड हाउ मच इरिगेटेड इट इज। एग्रोनॉमिस्ट हमें बताता है कि क्या, कब और कैसे हमें फील्ड में क्या करना है, जुताई करने हैं, और बताता है कि कब और क्या हम अपने फील्ड में लगाएं। ये काम किसका है? एग्रोनॉमिस्ट का है। फिर बताता है कब और कैसे और कितना हमें इरिगेशन देना है, कब इरिगेशन करना है, कैसे इरिगेशन करना है, कितना इरिगेशन करना है। कैसे इरिगेशन का अर्थ है कि हम किस मेथड से करें, चेक बेसिन मेथड से करें या ओनली बेसिन मेथड से करें, फोरो मेथड से करें या कुंड बनाकर। बेसिन का मतलब होता है कुंड बनाकर हम उनका इरिगेशन करें। समझ गए? तो ये सारी चीजें किसका काम है, किनका दायित्व है? ये एग्रोनॉमिस्ट का। आगे आइए देखते हैं आगे का रोल है इनका। एग्रोनॉमिस्ट डेवलप द एफिशिएंट मेथड ऑफ कल्टीवेशन, वेदर ब्रॉडकास्टिंग, यानी कि एग्रोनॉमिस्ट जो है मेथड डेवलप करते हैं वेदर ब्रॉडकास्टिंग, नर्सरी एंड ट्रांसप्लांटिंग और डिबलिंग। ये समझिए कि ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है। ब्रॉडकास्टिंग बीज सैया की एक क्या है ये कि पुराने टाइम में जो हमारे एंसेस्टर, हमारे पूर्वज उपयोग करते थे उसे कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है? पहले के टाइम में किसान क्या करते थे, हमारे एंसेस्टर बिजली हाथ में इस तरह पूरे फील्ड में छींटते थे। इसे हम छिटकवा विधि भी कहते हैं। ब्रॉडकास्टिंग का हिंदी क्या हो गया? छिटकवा विधि। तो किसान क्या करते हैं ब्रॉडकास्टिंग में, बीज को पूरे फील्ड में इस तरह छिटने का काम करते थे। तो ये कौन बताता है? तो एग्रोनॉमिस्ट बताता है। ठीक है। नर्सरी मेथड क्या है कि जो धान है उनका बीज सैया नर्सरी में किया जाता है, फिर उनका ट्रांसप्लांटिंग किया जाता है मेन फील्ड में। नर्सरी में क्या होता है आपको बताया गया था, सीरी मेथड, है ना। सीरी मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं,
धान की बीज सैया तैयार करते हैं। ठीक है, सी मेथड में क्या होता है, धान की बीज सैया 11 से 14 दिन में बीज सैया तैयार हो जाती है ट्रांसप्लांटिंग करने के लिए, नर्सरी से मेन फील्ड में ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें किसका काम है बताना, एग्रोनोमिस्ट का काम है। फिर एग्रोनोमिस्ट वर्क आउट द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स या वैरायटी बेस्ड ऑन देयर डिमांड। तो एग्रोनोमिस्ट का दूसरा काम क्या है कि फसलों में कौन से न्यूट्रिएंट्स की डिमांड है वो बताना। क्या बताना, फसलों में कौन से न्यूट्रिएंट्स की डिमांड है। ये काम किसका है, एग्रोनोमिस्ट का काम है कि और वैरायटी बेस्ड ऑन देयर डिमांड। मान लिया जाए कि तिलहनी फसल है तो हम उनमें कौन सा न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करेंगे, तो सल्फर कंटेंट न्यूट्रिएंट्स। तो जो सल्फर कंटेंट न्यूट्रिएंट्स होगा, इनका वर्क है कि तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा को बढ़ाना। ओके, तो हम क्या करेंगे, उसमें सल्फर कंटेंट न्यूट्रिएंट सप्लाई करेंगे। तो अगर मान लिया जाए कि धान में क्या हो रहा है कि खेरा डिजीज हो रहा है। खेरा डिजीज क्या होता है, ये धान की पत्तियां हैं, इन पे क्या होता है, खेरा डिजीज में इस टाइप के ब्राउन स्पॉट्स बन जाते हैं। तो इन खेरा डिजीज से प्लांट को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इनमें जिंक का सप्लाई करते हैं। किसका, तो जिंक का। जिंक न्यूट्रिएंट्स धान के खेत में देंगे जिससे खेरा डिजीज दूर हो जाए, क्योंकि जिंक की कमी से क्या होता है, धान में खेरा डिजीज होता है। समझ गए, तो ये रोल किनका था, एग्रोनोमिस्ट का था। आपके एग्जाम में ये रेंडमली आते हैं सेमेस्टर में, किसी साल आता है, किसी 2 साल तक नहीं आता है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। आइए अब आगे है रिलेशन ऑफ एग्रोनॉमी टू अदर साइंस, यानी कि एग्रोनॉमी का रिलेशन, सस्य विज्ञान का रिलेशन अन्य विज्ञान से किस प्रकार रिलेटेड है। जैसे सॉइल साइंस से एग्रोनॉमी कैसे रिलेट करता है, या आपको एग्रीकल्चर केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री या प्लांट पैथोलॉजी, उनसे एग्रोनॉमी साइंस कैसे रिलेट करते हैं, को रिलेट करते हैं, वो हम जानेंगे। तो ये आपके एग्जाम में मान लिया जाए कि नहीं ही आएगा, आपको ध्यान भी नहीं देना है, लेकिन बाय द वे आ जाए तो आप एक सरसरी निगाहों से देख लीजिएगा। चलिए, क्या है पहला पॉइंट, एग्रोनॉमी इज अ मेन ब्रांच और एग्रीकल्चर, एग्रोनॉमी एग्रीकल्चर का मेन ब्रांच है। इट इज सिंथेसिस ऑफ सेवरल डिसिप्लिन लाइक सॉइल, मैंने बताया आपको, सॉइल साइंस, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, क्रॉप फिजियोलॉजी, प्लांट इकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स। जितने भी ब्रांचेज हैं जो आपको बताया गया था पहला स्लाइड पे, उन सभी ब्रांचेस से एग्रोनॉमी कैसे रिलेट करता है उनके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। ओके, आगे आइए देखते हैं। आगे है द सॉइल साइंस हेल्प द एग्रोनॉमिस्ट टू thoroughly understand the soil physical, chemical and biological properties to effect modification of soil environment। इसमें मृदा विज्ञान कृषि विज्ञानियों को मिट्टी के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों की पूरी तरह से समझने में मदद करता है, ताकि मिट्टी के पर्यावरण में संशोधन किया जा सके। यानी कि कोई सॉइल है वो ज्यादा सलाइन है, तो सॉइल साइंस एग्रोनॉमिस्ट को ये बताएगा कि आपकी जो ये मृदाएं हैं इनमें सेलिनिटी ज्यादा है, तो आपको ऐसे फसल लगाने हैं जो साल्ट टॉलरेंट हो, जो इस सॉइल में सर्वाइव कर सके, सर्वाइवल हो। ओके, तो ये सॉइल साइंस उनको बताता है। सॉइल की फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी उनसे वो शेयर करता है, बताता है कि आपका सॉइल की भौतिक गुण ऐसी है, इनका जैविक उर्वरक ऐसा है, यानी इनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने अमाउंट में है और इतने अमाउंट में होने चाहिए। ये सारी जानकारी कौन देता है, तो सॉइल साइंस देता है। ओके, अब आगे है द एग्रीकल्चर केमिस्ट्री हेल्प द एग्रोनॉमिस्ट टू अंडरस्टूड द केमिकल कंपोजिशन ऑफ वेरियस कंपाउंड एंड चेंजेस इन्वॉल्व इन द प्रोटेक्शन एंड यूज ऑफ क्रॉप एंड लाइव स्टॉक। कृषि रसायन विज्ञान कृषि विज्ञानी को फसल और पशुधन के उत्पादन, संरक्षण और उपयोग में शामिल विभिन्न यौगिकों और परिवर्तनों की रासायनिक संरचना को समझने में मदद करता है। समझ गए। फिर है द क्रॉप फिजियोलॉजी हेल्प टू अंडरस्टैंड द बेसिक लाइफ प्रोसेस ऑफ क्रॉप टू अंडरस्टूड फंक्शनिंग ऑफ each part of plant to determine
देयर इनपुट रिक्वायरमेंट लाइक न्यूट्रिएंट इटीसी, ओके, इत्यादि। फसल शरीर क्रिया विज्ञान, फसल की मूल जीव प्रक्रिया को समझने से लेकर पौधों के प्रत्येक भाग की कार्य प्रणाली को समझने और पोषक तत्वों की आदि जैसी इनपुट आवश्यकताओं की निर्धारित करने में मदद करता है। जो ये क्रॉप फिजियोलॉजी साइंस है, आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना होता है, किन्हीं किन्हीं को सेकंड सेमेस्टर में होगा, है ना। तो आप लोगों को सारे सिलेबस कंप्लीट कराए जाएंगे, क्रॉप फिजियोलॉजी भी बताया जाएगा, प्लांट पैथोलॉजी भी फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों को पढ़ा दिए जाएंगे, जिससे ऐसा ना हो, मैक्सिमम जगह क्या होता है फर्स्ट सेमेस्टर में क्रॉप फिजियोलॉजी पढ़ाए जाते हैं, ओके, लेकिन कहीं कहीं होता है क्रॉप फिजियोलॉजी ना कराकर प्लांट पैथोलॉजी करा दिए जाते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, है ना। तो क्रॉप फिजियोलॉजी जो है ये बताता है, इनका काम होता है एग्रोनोमिस्ट को ये बताना कि आपकी जो ये फसल है उनका फंक्शन ये है, उनकी आपकी जो फसल है उनका ये डिमांड है। अगर उनमें क्या है कि प्लांट पैथोलॉजी में हम जानेंगे कि उनमें कौन कौन से दैहिक विकार हो रहे हैं, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, या उनमें कौन से न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिजीज है, पोषक तत्वों के कमी होने वाले रोग, ये प्लांट पैथोलॉजी में जानते हैं। बट क्रॉप फिजियोलॉजी शारीरिक विकार ये बताता है आपको कि पोषक तत्वों की आदि, है ना, पोषक तत्व को समझने के लिए जो हम पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट्स यूज एफिशिएंसी, पोषक तत्व, है ना, पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स यूज एफिशिएंसी, पोषक तत्वों की दक्षता, है ना, किस तरह वो पोषक तत्व उपयोग करते हैं, कौन से न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, टोटल कितने एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, जिसे आर्नन एंड स्टाउट ने 1939 ईस्वी में बताया था कि पौधों के अच्छे वृद्धि विकास के लिए कितने पोषक तत्व होने चाहिए, तो टोटल 17 पोषक तत्व होने ही चाहिए। और इसे फिर से आर्नन ने 1954 में रिवाइज किया था। कब? आर्नन एंड स्टाउट, आर्नन एंड स्टाउट। क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी समझ जाइएगा कब दिया था, 1939 में। क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी कब दिया था? 1939 में। फिर आर्नन ने इसे रिवाइज किया कि क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या कि 17 से कम भी काम चल जाए, या 17 से कहीं ज्यादा लगा हो, हम लोगों से मिस्टेक हो गया हो। तो इन्होंने 1954 में फिर से इसे रिवाइज किया, फिर से इस पे अध्ययन किया, स्टडी किया, तो उन्होंने पाया जी नहीं, बिल्कुल 17 पोषक तत्व होने ही चाहिए, 17, ओके, 17 पोषक तत्व होने ही चाहिए पौधों के अच्छे वृद्धि विकास के लिए। तो क्रॉप फिजियोलॉजी हमें बताते हैं कि उनमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की डिमांड होती है, उनके पोषक तत्वों के बारे में जानते हैं, और उनके इनपुट आउटपुट, फोटोसिंथेसिस, ये सारी चीजें हम सभी चीजें किस में जानते हैं? तो क्रॉप फिजियोलॉजी में जानते हैं, और ये एग्रोनोमिस्ट को हेल्प करता है समझने में। आगे आइए समझते हैं। द प्लांट इकोलॉजी हेल्प अस टू अंडरस्टूड टू associated environment in which the crop grown, like the influence of weather, temperature, rainfall, etc. पादप पारिस्थितिकी हमें संबंधित पर्यावरण को समझने में मदद करती है जिसमें फसलें उगाई जाती है, जैसे कि मौसम, तापमान, वर्षा आदि का प्रभाव। यानी कि ये जो क्रॉप इकोलॉजी है, पादप पारिस्थितिकी है, ये हमें बताता है, ठीक है, ये हमें क्या बताता है, अरे हट जाओ, हट ही नहीं रहा। रोकिएगा इसको, रोकना। चलिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे,
माफ कीजिएगा, बीच में वो थोड़ा सा रुक गया क्लास। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? द प्लांट इकोलॉजी हेल्प अस टू अंडरस्टूड टू एसोसिएटेड एनवायरनमेंट इन विच द क्रॉप ग्रोन लाइक द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेदर। वेदर में क्या? टेम्परेचर, रेनफॉल, etc। इसमें हमें ये जो प्लांट इकोलॉजी है, पादप पारिस्थितिकी, ये हमें ये बताता है कि अगर खरीफ का सीजन है तो खरीफ के सीजन में हमें खरीफ के क्रॉप्स ही लेने हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि खरीफ के सीजन में क्या होता है? टेम्परेचर ज्यादा होता है, एनवायरमेंटल टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो हम ऐसे क्रॉप्स लेंगे जिनका सीड जर्मिनेट जो है वो ज्यादा टेम्परेचर पे करे। समझ गए? तो ये हमें ये सिखाता है कि अगर ज्यादा टेम्परेचर है तो ज्यादा टेम्परेचर वाले क्रॉप्स लेंगे जिनका सीड अच्छे से जर्मिनेट करे। अगर टेम्परेचर कम है यानी कि बिलो द 20 डिग्री सेल्सियस है तो हम क्या करते हैं? रबी सीजन में रबी क्रॉप्स लेते हैं। तो ये हमें वो बताता है कि अगर टेम्परेचर कम है तो हमें कौन से फसल लेने चाहिए, उस सीजन में, उस पार्टिकुलर सीजन में कौन से फसल लेने हैं। और रेनफॉल का सीजन है, रेनफॉल ज्यादा हो रहा है तो हमें कैसे फसल को लगाने चाहिए। अगर रेनफॉल बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो कुछ फसल ऐसे हैं ससेप्टेबल होते हैं रेनफॉल से। लाइक अगर हम पपाया का खेती करें रेनफॉल वाले एरिया में जहाँ बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है तो सारे के सारे पपाया हमारे क्या हो जाएंगे? वेस्ट हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ससेप्टेबल होता है। समझ गए? यानी कि अगर पानी लग गया पपाया के फील्ड में, पपाया जहाँ खेती हो रही है, पपीते की जहाँ खेती हो रही है, तो सारे के सारे प्लांट मर जाएंगे और किसान को अच्छा खासा लॉस हो सकता है। इसीलिए ये सारी जानकारी हमें पादप पारिस्थितिकी में दी जाती है कि आपको कौन से सीजन में कौन से फसल लगाने हैं जिनसे आपको उन पार्टिकुलर सीजन में कोई ज्यादा हार्मफुल नहीं होगा। अगला है द बायोकेमिस्ट्री shows the way in which biochemical process take place in crops which helps to understood critical requirement to favorable activity to the process। जैव रसायन वह तरीका दिखाती है जिससे फसलों में जैव रसायन प्रक्रिया होती है जो प्रक्रिया को अनुकूल रूप से शारीरिक करने के लिए महत्वपूर्ण आवश्यकता को समझने में मदद करती है। सिंपल भाषा में समझिए, बहुत डिफिकल्ट लग रहा है हिंदी, समझिए। बायोकेमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? बायोकेमिस्ट्री क्या है? बायोकेमिस्ट्री में हम बेसिकली प्लांट में किस प्रकार सुक्रोज का फॉर्मेशन हो रहा है, किस प्रकार शुगर का फॉर्मेशन हो रहा है, हम इसमें जानते हैं कि हम सीखते हैं कि कौन से मोनोसेक्राइड्स हैं, डाइसेक्राइड्स है, अमीनो एसिड, या इसमें हम जानते हैं एंजाइम किस तरह प्लांट में ये फंक्शनल है, किस प्रकार ये प्लांट में फंक्शन करते हैं, किस प्रकार शुगर का ट्रांसलोकेशन होता है। ये सारी चीजें हम बायोकेमिस्ट्री में ये सीख पाते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें बायोकेमिस्ट्री हमें सिखाता है एग्रोनोमिस्ट को। समझ गए? फिर आगे है द इकोनॉमिक्स पेप्स। द इकोनॉमिक्स पेप्स, यहाँ भी है, आप इनको भी कर लीजिएगा। द इकोनॉमिक्स पेप्स द वे फॉर प्रॉफिट टू लॉस एनालिसिस इन फार्मिंग। तो जो इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र हमें ये सिखाता है कि पेप्स मतलब क्या होते हैं। यहाँ पे क्या लिखा गया है? प्रशस्त करना। ठीक है, प्रशस्त इनका सिंपल हिंदी बताऊंगा। तो जो इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र, ये हमें बताते हैं कि किस प्रकार हमें जो खेती कर रहे हैं उनमें किस प्रकार क्या हो कि लाभ हो। ये हमें लाभ और हानि सिखाता है। सिंपल ये समझिए कि ये हमें क्या सिखाता है? लाभ और हानि का विश्लेषण करने का मार्ग है। लाभ और हानि का विश्लेषण करने का मार्ग है। कृषि अर्थशास्त्र हमें बताता है कि आपको कृषि में कितना फायदा हुआ, कितना आपने इनपुट लगाया था, कितना आपको आउटपुट मिला, कितना आपने लागत लगाया और कितना आपको उधर से रिटर्न मिला। ये सारी चीजें हम किसमें सीखते हैं? तो कृषि अर्थशास्त्र में। सिंपल सा समझिए, लाभ और हानि। लाभ मतलब हमने 10 रुपए का फसल लगाया, हमें 20 रुपए का फसल मिला, अनाज मिला, तो हमें क्या हुआ? लाभ हुआ। या हमने 10 रुपए का फसल लगाया, हमें 5 रुपए का ही अनाज मिला, तो हमें क्या हो गया? हानि हो गया। तो इकोनॉमिक्स हमें क्या बताता है कि आपको लाभ हुआ या हानि हुआ, ये हमें कौन सिखाता है? इकोनॉमिक्स सिखाता है। ये इकोनॉमिक्स का क्षेत्र है, या आप यूं कह लें ये इकोनॉमिक्स वर्क करता है एग्रोनॉमिस्ट पे कि आपने जो फसल लगाया अपने खेत में, आपको लाभ हुआ या हानि हुआ, ये प्रशस्त है ना, ये बताता है। प्रशस्त मतलब ये बताता है कि आपको लाभ हुआ या हानि हुआ। चलिए आगे देखते हैं। तो ये क्या था कि एग्रोनॉमी अदर साइंस फील्ड में किस प्रकार इन्वॉल्वमेंट है, वो हमें ये बता रहा था। अब आगे समझिए, आगे क्या है? स्कोप ऑफ एग्रोनॉमिस्ट।
स्कोप क्या है एग्रोनोमिस्ट के, ठीक है, आपके एग्जाम में ये आते हैं कि एग्रोनोमिस्ट के कौन कौन से स्कोप है, ठीक है, उनके क्या क्या दायरे हैं, क्या आप इनको लिमिटेशन भी कह सकते हो। ओके, तो इनमें क्या आते हैं, एग्रोनॉमी इज अ सेंट्रल डिसिप्लिन। एग्रोनॉमी क्या है, सेंट्रल डिसिप्लिन है। क्यों? क्योंकि एग्रोनॉमी सारे ब्रांच, एग्रीकल्चर के जितने भी ब्रांच है सबसे रिलेट करता है। एग्रोनॉमी ब्रॉड साइंस है। एग्रोनॉमी आप जितने भी ब्रांचेज है, सॉइल साइंस हो, प्लांट पैथोलॉजी हो, प्लांट फिजियोलॉजी हो, या आपका क्या हो कि प्लांट एंटोमोलॉजी हो, ठीक है, या आप एनिमल हस्बेंड्री भी पढ़ोगे तो उनमें एग्रोनॉमिस्ट के वर्क होते हैं। तो एग्रोनॉमिस्ट क्या है, सेंट्रल डिसिप्लिन है, सभी डिसिप्लिन का ये हेड होता है, इसलिए इनको कहा गया है कि एग्रोनॉमी इज अ सेंट्रल डिसिप्लिन अमंग ऑल द इन्वॉल्व इन द क्रॉप प्रोडक्शन। यानी कि फसल उत्पादन में जितने भी डिसिप्लिन इन्वॉल्व हैं उन सब के ये क्या होते हैं, मुख्य ये क्या होते हैं, केंद्रीय होते हैं, केंद्रीय अनुशासन होते हैं। इट इज द डिसिप्लिन which coordinates all other disciplines for better crop production. Therefore, as and when any advancement take place in any of the discipline of agriculture, the agronomic practices need to be modified accordingly. समझिए, पहला तो आपने समझ गया कि एग्रोनॉमी क्या है, सेंट्रल डिसिप्लिन है। जितने भी ऑल डिसिप्लिन है, ऑल डिसिप्लिन कहने का मतलब अगर हम पढ़ रहे हैं इंटोमोलॉजी तो उनकी अपनी डिसिप्लिन है, प्लांट फिजियोलॉजी की अपनी डिसिप्लिन है, प्लांट पैथोलॉजी की अपनी डिसिप्लिन है, सारे डिसिप्लिन को मिलाकर क्या है, एग्रोनॉमी सेंट्रल डिसिप्लिन है। समझ गए? तो ये एग्रोनॉमी क्या हो गया, सेंट्रल डिसिप्लिन हो गया। इसके अंतर्गत हम क्या सीखते हैं कि ऑल अदर डिसिप्लिन, जितने भी डिसिप्लिन है उनका वर्क क्या होता है, बेटर क्रॉप प्रोडक्शन। हमें क्या चाहिए, ज्यादा से ज्यादा फसल उत्पादन चाहिए। हमारा बस एक ही मोटो है कि हमें फसल ज्यादा से ज्यादा चाहिए। ये सबका एक ह्यूमन नेचर है। हम भी चाहते हैं, हम पढ़ने आए हैं यहाँ तो एक अच्छे इंसान बने पहले, फिर उसके बाद हमें एक अच्छा जॉब लगे, फिर आगे का लाइफ सेट हो। आप भी यहाँ पढ़ने आए हो तो बहुत सारे सपने आपके घर वाले आपके लिए देखे होंगे और आप भी बहुत सारे सपनों को साकार करने के लिए आए हो। तो वो कब साकार होंगे, कब घर वालों का सपना साकार होगा, जब आप एक सही डायरेक्शन में चलोगे। सही डायरेक्शन चलने का क्या अर्थ है, आप लोग एक चीज गौर किए हो, मुझे बताना कि आप लोग तांगा देखे हो, तांगा कहते हैं जिसमें घोड़ा जिस सवारी को चलाता है उसे तांगा कहते हैं। तो जो घोड़े होते हैं, घोड़े के आंख पे ये पट्टा लगा दिया जाता है, पता है क्यों? बताओ। घोड़े के आंख के पास पट्टा लगा दिया जाता है, रीजन क्या है पता है? कि वो न तो लेफ्ट देखे, न तो राइट देखे, न तो लेफ्ट देखे, वो अपने गोल की ओर चले। कहाँ चले? सीधा चले। ऐसा नहीं कि जा रहे हैं घूम गए इधर, एक्सीडेंट हो जाएगा ना। तो एकदम गोल की ओर चले, इसलिए उसे पट्टा लगा दिया जाता है। सामने देखो, अपने लक्ष्य की ओर चलो, ये उनका क्या होता है, मोटो होता है। दूसरा वर्क ये भी है जो मेन है कि क्या होता है कि जो घोड़े होते हैं मेल हॉर्स, पट्टा इसलिए लगा दिया जाता है कि उनका आदत बहुत खराब होता है। अगर कहीं फीमेल हॉर्स है तो वो जिस डायरेक्शन में चलना चाहिए उधर जाना छोड़ के लेफ्ट मुड़ जाएगा, राइट मुड़ जाएगा। समझ गए? तो इसीलिए उनको पट्टा लगा दिया जाता है। मेन मोटो तो ये है कि वो अपने रास्ते से भटके नहीं, फीमेल हॉर्स की साइड में भाग जाए। बहुत खराब आदत होता है वो फीमेल हॉर्स के साथ, उनको फीमेल हॉर्स से दिखेगी तो उधर भाग जाएगा वो, है ना। तो हम लोगों में भी ह्यूमन नेचर है, ये ह्यूमन नेचर है। तो हम लोगों को भी क्या करना है, आंख पे पट्टा लगा लेना है। अब ये नहीं कि सर लगा दीजिए, लगा लेते हैं, नहीं। अपने मन को स्थिर बना के पढ़ने आए हो, घर से बाहर आए हो, पढ़ रहे हो, तो क्या करना है, अपने लक्ष्य की ओर फोकस रहना है। न तो इधर देखना है, न तो उधर देखना है। कौन क्या कर रहा है हमें देखना है नहीं, हम पढ़ने आए, हम पढ़ाई करेंगे। ओके, समझ गए आप लोग? याद रखिएगा ये बात। तो इनका मेन मोटो क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा अच्छा क्रॉप प्रोडक्शन हो। ओके, एंड देयरफॉर एज एंड व्हेन एनी एडवांसमेंट टेक प्लेस ऑफ द, अगर कोई आवश्यकता पड़े डिसिप्लिन में सुधार करने की, अगर हम ट्रेडिशनल मेथड से जुताई कर रहे हैं, अब हमें चाहिए कि अच्छा फसल उत्पादन नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, साइंटिफिक मेथड से टिलेज ऑपरेशन करेंगे, फार्म मशीनरी से करेंगे, कृषि यंत्र से करेंगे। अगर कोई डिसिप्लिन की आवश्यकता पड़ी एडवांसमेंट की, therefore as and when any advancement take place in any discipline of the agriculture, the agronomist practices need to be modified। वो क्या करता है, मॉडिफाई करता है इनके अकॉर्डिंग। अगर कोई एडवांसमेंट करने की जरूरत है, कोई परिवर्तन लाने की जरूरत है, कहते हैं समय के अनुसार सब में परिवर्तन आती है। समय के साथ अगर आप अपने आदतों को बदलते हो तो सही है, अगर आप नहीं बदलोगे,
समय बदलेगा तो आपको बहुत कष्ट होंगी, इसलिए समय के साथ आपको भी बदलना चाहिए। अगर समय बदलेंगी तो आपको बहुत ज्यादा दुख होगा, बहुत ज्यादा दर्द होगा, इसलिए समय के साथ चलना चाहिए, समय के साथ आदतें बदलनी चाहिए। समझ गए? उसके बाद आइए समझते हैं एग्रोनॉमी साइंस बिकम इम्परेटिव इन एग्रीकल्चर इन द फॉलोइंग एरिया। किन किन एरियाज में एग्रोनॉमी साइंस जो है क्या है कि वो अनिवार्य हो जाता है, यानी कि एग्रोनॉमी होना ही चाहिए। कृषि विज्ञान निम्नलिखित क्षेत्रों में अनिवार्य है, यानी कि इन सभी क्षेत्रों में कृषि विज्ञान अनिवार्य है। कृषि विज्ञान, एग्रोनॉमी का हिंदी होता है सस्य विज्ञान। ओके, सस्य विज्ञान, सस्य विज्ञान, ठीक है, ये एग्रोनॉमी साइंस का हिंदी है, सस्य विज्ञान। समझ गए? तो किन किन क्षेत्रों में अनिवार्य है? एग्रोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच अटेम्प्ट आंसर द क्वेश्चन लाइक व्हेन टू अप्लाई। जो सस्य विज्ञान है वो आंसर अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है कि व्हेन टू अप्लाई एंड हाउ टू अप्लाई, हमें कब अप्लाई करना चाहिए, इरिगेशन या फर्टिलाइजर, मेन्योर कब अप्लाई करना चाहिए, एंड हाउ टू अप्लाई, हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना चाहिए। फिर द वेरियस इनपुट्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन लाइक सीड, फर्टिलाइजर, बायो, हर्बिसाइड, इरिगेशन, यानी कि इन सभी फैक्टर को कब और कैसे अप्लाई करना है। द वेरियस इनपुट्स, कौन कौन इनपुट्स हैं क्रॉप प्रोडक्शन में, क्रॉप प्रोडक्शन में, क्रॉप प्रोडक्शन में ये है ना हमारा क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन में हमें कौन कौन से इनपुट्स हैं, लाइक सीड, फर्टिलाइजर, हर्बिसाइड, इरिगेशन। ओके, ये सारे इनपुट्स हैं जो हमें कब और कैसे अप्लाई करना है ये बताया गया, कब और कैसे अप्लाई करना है। सीड को किस मेथड से हम लगाएं, सीड ड्रिल से लगाएं, फर्टिलाइजर कितना अप्लाई करें, कौन से फर्टिलाइजर का अप्लाई करें, कब और कैसे करें, हर्बिसाइड का अप्लाई कैसे करें, हर्बिसाइड क्या है, हर्बिसाइड क्या क्या करता है, विच किल द ग्रासेस, अनवांटेड प्लांट्स, यानी कि ऐसे प्लांट जो आपके फील्ड में अनवांटेड हो, आपने नहीं लगाया फिर भी वो आपके फील्ड में दिख रहा हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, घास कहते हैं, ग्रासेस कहते हैं। उनको मारने के लिए हम क्या करते हैं, हर्बिसाइड का यूज करते हैं। और कब और कैसे हम इरिगेशन करें ये हम इसमें जानते हैं। समझ गए? चलिए हिंदी पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पढ़ना है आप लोगों को आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉपर सीजन। हमें प्रॉपर सीजन का आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि ये कौन सा सीजन है। किसान को सब पता होता है, वो बिना पढ़ाई किए हुए बता देंगे। हमें तो इंग्लिश मंथ पता है ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, वो बता देंगे। सावन, भादो, फागुन मुझे भी नहीं पता है ना, वो बताएंगे आपको कि अभी ये मास सावन चल रहा है, भादो चल रहा है, माघ चल रहा है, आषाढ़ चल रहा है, ये सब वो बताएंगे। थोड़ा बहुत पता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो हमें प्रॉपर सीजन का आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। ये खरीफ का सीजन है तो खरीफ के फसल लगाने, यानी कि रबी के फसल लगा दिए या जायद के फसल लगा दिए, तो प्रॉपर सीजन का आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। इसके लिए कल्टीवेशन ऑफ वाइड रेंज क्रॉप, यानी कि अगर लंबा सीजन का हमें फसल लेना है, वाइड रेंज क्रॉप प्रोडक्शन के लिए हमें सीजन का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, विच कुड बी मेड पॉसिबल ओनली बाय एग्रोनॉमी साइंस। ये सिर्फ और सिर्फ एग्रोनॉमी साइंस आपको बताएगा कि आपको कौन से सीजन में कौन से फसल लगाने हैं, और सीजन का आइडेंटिफिकेशन पूरा एक नॉलेज होना चाहिए। ये हम किसमें सीखते हैं, तो एग्रोनॉमी साइंस में सीखते हैं। विभिन्न प्रकार की फसलों की खेती के लिए उचित मौसम की पहचान की आवश्यकता है, जो केवल कृषि विज्ञान द्वारा, कृषि विज्ञान सस, ठीक है। ये जो टाइपिंग होता है ना फ्रेंड्स, तो जब कंप्यूटर पे टाइपिंग करोगे तो वहां पे कृषि आ जाता है, तो सस्य विज्ञान से ही संभव हो सकता है। ओके, तो आपको एग्रोनॉमी साइंस जो है वो प्रॉपर सीजन का आइडेंटिफिकेशन कराती है, और कौन से क्रॉप लगाने हैं, वाइड रेंज में लगाने हैं, ये आपको एग्रोनॉमी साइंस बताता है। फिर ए प्रॉपर मेथड ऑफ कल्टीवेशन आर नीडेड टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन एंड मैक्सिमाइज द यील्ड एंड इकोनॉमिक रिटर्न्स। एग्रोनॉमी साइंस आपको यह बतलाता है कि आप किस तरह अपने कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन को मिनिमाइज करो। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन क्या है, किसान सबसे पहले क्या करता है, मार्केट से बीज खरीदा, बीज को फिर वो क्या करता है, अपने ट्रेडिशनल मेथड से बुआई किया। तो एग्रोनॉमी साइंस बताता है कि हम फार्म मशीनरी का यूज करके इफिशिएंट वे में, यानी कि बीज की बर्बादी ना हो, और हर बीज एक प्रॉपर डिस्टेंस पे, प्रॉपर डेप्थ में क्या हो, उनका लगाया जाए उनको। तो क्या है कि अगर छोटे दाने वाला बीज है तो मिनिमम 3 सेंटीमीटर डेप्थ में लगाए जाते हैं, बड़े दाने वाले को 5 सेंटीमीटर में, 5 सेंटीमीटर डेप्थ में लगाए जाते हैं। तो एग्रोनॉमी साइंस हमें बताता है कि
प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन वो कराता है मेथड का, और कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन को मिनिमाइज करे और इकोनॉमिक रिटर्न्स को ज्यादा करे, यानी कि हम कम से कम लागत लगाएं और ज्यादा से ज्यादा हमें क्या हो कि लाभ मिले। ये हमें कौन बताता है? तो एग्रोनॉमी साइंस बताता है हमें। समझ गए कि नीडेड टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, क्या करना है हमें? कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन को, लागत को कम करना है, और मैक्सिमाइज द यील्ड को क्या करना है? बढ़ाना है। और क्या करना है? हाई इकोनॉमिक रिटर्न्स को भी बढ़ाना है कि हमें लागत कम लगे और क्या हो? उपज ज्यादा मिले। ओके, फिर अगला पॉइंट है availability of chemical fertilizer has necessitated the generation of knowledge on the method, quantity and the time of application। यानी जो आने वाला जनरेशन है उनको ये नॉलेज होना चाहिए कि हमें फर्टिलाइजर किस मेथड से, क्वांटिटी कितने अमाउंट में, एंड टाइम ऑफ एप्लीकेशन किस समय हमें फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन करता है। एग्रोनॉमी साइंस हमें बताता है कि जो केमिकल फर्टिलाइजर है वो आने वाले जनरेशन को ये पता होने चाहिए कि कब, कितना और किस समय ये जो फर्टिलाइजर है, समझ गए, खाद, कब इसे अप्लाई करना है, कब फसल को देना है। ये एग्रोनॉमी साइंस में हम सीख पाते हैं। ये हमें सिखाता है रासायनिक उर्वरकों की उपलब्धता के कारण सभी उर्वरक के उपयोग की विधि, मात्रा और समय पर ज्ञान उत्पन्न करना अनिवार्य हो गया है। ठीक है, ज्ञान आपको नहीं होगा कि हमें कितना केमिकल यूज करना है, कब करना है, किस मेथड से करना है, तो कोई फायदा नहीं है, फिर आपका फसल वैसे ही अच्छा उत्पादन नहीं देगा। तो ये सारे नॉलेज होने चाहिए। समझ गए? एक सेकेंड, इसको आप, हाँ मैंने यहाँ लगा दिया है। ये क्या है कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 3 स्टार के साथ मैंने इम्पोर्टेंट भी लिखा है क्योंकि ये एग्रोनॉमी के स्कोप है जो एग्जाम में आते हैं, इसलिए आपको ये याद कर लेना है। फिर इंटेंसिव क्रॉपिंग इन द नीडेड ऑफ द डे एंड प्रॉपर intensification in time as well as space not only increase the production but also reduce the risk of environmental hazard। इसमें क्या करना है? गहन फसलीकरण आज की आवश्यकता है। मान लिया जाए कि ट्रेडिशनल वे में ये क्या है, किसान के पास 1 हेक्टेयर का फील्ड है, वो क्या कर रहा है कि उनका क्रॉप ज्योमेट्री, जो उनका ये फील्ड है, फसल लगाने का अलग मेथड है, इस इतनी दूरी पे वो लगा रहा है। ठीक है, इनसे उनको क्या हो रहा है? 5 क्विंटल पर हेक्टेयर क्या हो रहा है? फसल मिल रहा है। बट आज के मेथड से एग्रोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग क्या करे कि गहन फसलता लगाए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा फसल लगाए, एक दूसरे को वो क्या करे? डिस्टर्ब ना करे, जिससे ये क्या हो जाए? प्रोडक्शन 12 क्विंटल पर हेक्टेयर हो जाए। तो आप कौन सा यूज करोगे? 5 क्विंटल पर हेक्टेयर वाला या 12 क्विंटल पर हेक्टेयर वाला? तो आप सिंपल सी है कि हम ह्यूमन नेचर होती है कि हमें क्या चाहिए? ज्यादा से ज्यादा चाहिए। कोई भी चीज हो, समोसा भी चाहिए तो 2 चाहिए, खाना भी चाहिए तो ज्यादा चाहिए, ये ह्यूमन नेचर है। ठीक है, समझ गए? तो क्या है कि गहन फसलीकरण आज की आवश्यकता है। गहन फसलीकरण करते हैं हम लोग, और समय के साथ साथ स्थान में उचित गहनता से न केवल उत्पादन बढ़ता है बल्कि पर्यावरण खतरा भी कम होता है। समझ गए आप लोग? आगे समझिए, पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस टू एक्सप्लोर फुल potential of new varieties of crops are the most important aspect in crop production which is developed through agronomical experiment। हमें क्या करना है कि ट्रेडिशनल वे में किसान क्या करते हैं? मान लिया जाए कि राइस की कोई वैरायटी है, PRH10, ये राइस की वैरायटी है PRH10। मेरे फादर यही राइस लगाते आए हैं, मान लिया जाए सपोज, मेरे ग्रैंडफादर भी यही राइस की वैरायटी कर रहे हैं, मेरे एंसेस्टर भी यही कर रहे थे। तो अब हमें इस ट्रेडिशन को तोड़ना है। हमें क्या करना है? PRH10 न लगाकर, मान लिया जाए कि हमने क्या कर लिया कि हमने बाला वैरायटी, राइस की बाला वैरायटी हमने लगाया, जो कि इम्प्रूव वैरायटी है, इनसे ज्यादा प्रोडक्शन देगा। क्योंकि होता क्या है कि हमारे एंसेस्टर में ये उनको ये हो जाता है कि वो सोचते हैं कि हमारे पूर्वज ये धान लगा रहे थे, इतना उपज मिल रहा था। हम परिवर्तन से डरते हैं। पहली बात क्या है? हम अपने आप में परिवर्तन करना नहीं चाहते हैं। आप अचानक कोई परिवर्तन हो जाए तो हमें खराब लगता है, फिर हमें आदत हो जाती है। पहले सिंपल सा समझिए, पेट्रोल 60 रुपए लीटर था,
आज के डेट में लोग 110 रुपए 120 रुपए लीटर भरा रहे हैं, ले रहे हैं। अब आदत हो गया है ना। स्टार्टिंग में 60 था, 90 हुआ, 100 हुआ, 108 हुआ, अब 108 रुपए चल रहा है जेन्युइन। तो स्टार्टिंग में लोग को बहुत खराब लगा, कहाँ से इतना पैसा आएगा, महंगाई बढ़ गई। अब आदत हो गया है 108 रुपए की, बढ़ाते हैं लोग। पहले 60 रुपए की आदत थी, अब 108 रुपए की आदत है। तो हम परिवर्तन करना नहीं चाहते। सडनली कोई परिवर्तन होता है तो हमें खराब लगता है, हम परिवर्तित नहीं होना चाहते। उसी तरह हमारे एंसेस्टर जो धान की वैरायटी लगाते आ रहे थे, आज भी वही लगा रहे हैं। तो हमें क्या करना है कि बहुत सारे एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है जो इम्प्रूव वैरायटीज बना रही है, जिससे अच्छा उत्पादन होता है। तो हमें क्या करना है कि इम्प्रूव वैरायटीज लगाने हैं, जिनसे क्या हो, न्यू वैरायटीज। हमें क्या करना है, न्यू वैरायटीज लगाने हैं जिससे अच्छा फसल उत्पादन हो। ओके, एंड इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग इन क्रॉप प्रोडक्शन विच डेवलप्ड थ्रू एग्रोनॉमिकल एक्सपेरिमेंट। ये कब पॉसिबल होगा, एग्रोनॉमिकल एक्सपेरिमेंट से। ऐसे नहीं हम किसान के पास जाएंगे, उनको समझाएंगे कि आप ये वैरायटी लगाइए, आपका धान पहला 5 कुंटल दे रहा था तो ये आपको 10 कुंटल देगा। लेकिन वो स्टार्टिंग में नहीं करेगा, भगा देगा आपको, कहेगा क्या कि अब तुम हमको सिखाओगे, हम 20 साल से ये धान उपजाते आ रहे हैं। बहुत डिफिकल्ट होता है और ये समझाने का काम एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का आता है। कृषि प्रसार एक ब्रांच होता है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन आप पढ़ रहे होंगे अभी जहां भी होंगे आप। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, कृषि प्रसार, उनका काम होता है कि जो वैरायटीज लैब में डेवलप की गई है उसे लैब से किस प्रकार फील्ड पे उतारा जाए, ये काम होता है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का, कृषि प्रसार का। वो करते हैं क्या है कि एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो वैरायटी डेवलप की है उन वैरायटीज को किसान तक ले जाना, उनको फ्री में पहले कुछ वैरायटी देते हैं, 5 केजी 10 केजी, कहते हैं आप एक फील्ड में आराम में इस धान की वैरायटीज को लगाओ और आधा फील्ड में आप अपने ट्रेडिशनल वैरायटीज को लगाओ, देखना किसमें ज्यादा प्रोडक्शन होता है। उनको प्रॉपर दिखाया जाता है कि देखो आपने इम्प्रूव वैरायटीज लगाया तो इतना उत्पादन हुआ और आपका जो ट्रेडिशनल वैरायटीज था उसमें 2 कुंटल कम हुआ। तब किसान समझ पाते अच्छा सही कह रहा है ये, हमें साइंटिफिक मेथड से कृषि करने हैं और इम्प्रूव वैरायटीज लगाने हैं। तब किसान जाके समझ पाता है। कोई भी व्यक्ति हो उसे जब तक साक्ष्य नहीं देंगे तो वो अपने न्यू मेथड को वो एक्सेप्ट नहीं करता है। कोई भी हो तो वो सारी चीजें कहाँ पॉसिबल हो पाता है, एग्रोनॉमिकल एक्सपेरिमेंट पे, जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आप लोगों का एग्रोनॉमी सस्य विज्ञान में जो फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी था उसका यूनिट 1 कंप्लीट होता है। यूनिट 1 का अगर आप यूट्यूब पे इसे देख रहे हो तो आप अगर पूरी तैयारी करना चाहते हैं डीएनएस के साथ, क्योंकि यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर के फर्स्ट सेमेस्टर की सारे कोर्सेज की पढ़ाई कराई जा रही है और बाइलिंगुअल वे में। आप देख रहे हो कि यहाँ पे बाइलिंगुअल वे में सारी चीजें बताई गई हैं। अगर आप अच्छे से फुल फ्लेश में तैयारी करना चाहते हो और हमारे डीएनएस ऐप से आप जुड़ना चाहते हो तो सिंपल से आपको क्या करना है, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, डीएनएस एडुकेयर ऐप प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिए। स्पेलिंग अच्छे से देख लीजिए, डीएनएस एडुकेयर ऐप। ठीक है, ये डीएनएस एडुकेयर ऐप आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेने हैं और हमारा हेल्पलाइन नंबर है, हेल्पलाइन नंबर आप नोट कर लीजिए, हेल्पलाइन नंबर 6387986764। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके पूरे कोर्सेज की जानकारी ले सकते हो और आपको अच्छी तरीके से पहली बार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सिर्फ ये डीएनएस चैनल पे ही आप लोगों के लिए उपलब्ध है बाइलिंगुअल वे में। तो चलिए आप ये हम लोग अभी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करवाए हैं और आप अपने फ्रेंड तक इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में यूनिट 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद।